हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस आपके ऑल यूजी कोर्सेज के सेमेस्टर थर्ड की मीडिया इन हिस्ट्री इतिहास में मीडिया नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका जेनरिक इलेक्टिव यानी कि आपका जीई का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर एनसी वेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मीडिया इन हिस्ट्री सब्जेक्ट के सिलेबस से। तो इसमें जो हम सिलेबस देखेंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो इसमें सिलेबस में हम जो देखेंगे, सिलेबस में हमारे टोटल 5 यूनिट रहने वाली है। तो मीडिया इन हिस्ट्री सब्जेक्ट में हमारे टोटल 5 यूनिट रहने वाली है। तो चलिए एक एक करके उन यूनिट के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन सी यूनिट रहने वाली है। तो सबसे पहले जो हमारी यूनिट रहने वाली है, फर्स्ट हमारी यूनिट रहने वाली है। फर्स्ट यूनिट में हमारे एक ही चैप्टर रहने वाला है, चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसमें हम रूप और संदर्भ के बारे में पढ़ेंगे। तो जो इतिहास में मीडिया का रूप है और उसका क्या संदर्भ है इतिहास में मीडिया का, उसके बारे में हम चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट करने के साथ ही जो हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। देन हम हमारी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारी रहने वाली है यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड में हमारे टोटल 3 चैप्टर रहने वाले हैं, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4। तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 2 देखेंगे। चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे ब्रिटिश भारत में प्रेस सेंसरशिप वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। तो जो ब्रिटिश समय था, जो अंग्रेजों का काल था, उसमें प्रेस सेंसरशिप या फिर वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट क्या था, उसके बारे में हम चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करने के बाद हम हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय प्रेस की भूमिका, नेताओं के विचार के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन था, उसमें जो प्रेस थी, जो मीडिया थी, उसकी भूमिका और जो नेता के विचार थे, नेता उस समय के जो विचारक थे, उनके विचार के बारे में हम चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है चैप्टर नंबर 4, जिसमें हम आज़ादी के बाद भारत में प्रेस देखेंगे। तो जब हमारा भारत आज़ाद हो गया, उसके बाद जो मीडिया का जो प्रेस की भूमिका रही, मीडिया की भूमिका रही हमारे भारत में, उसको हम चैप्टर नंबर 4 में समझेंगे। तो चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट करने के साथ ही जो हमारी यूनिट नंबर सेकंड होगी वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो यूनिट नंबर सेकंड कंप्लीट करने के बाद जो हम हमारी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे वो हमारी रहने वाली है यूनिट थर्ड। तो यूनिट थर्ड में भी हमारे टोटल 3 चैप्टर रहने वाले हैं, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं चैप्टर नंबर 5, जिसमें हम देखेंगे औपनिवेशिक भारत में रेडियो प्रसारण। तो जो हमारा औपनिवेशिक भारत है, उसमें रेडियो प्रसारण के बारे में हम चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट करने के बाद हमारा आता है चैप्टर नंबर 6, जिसमें हम 1947 के बाद आकाशवाणी की स्थापना और विस्तार के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जब हमारा भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद जो आकाशवाणी है उसकी स्थापना हुई और उसका विस्तार किस तरीके से हुआ, उसको हम चैप्टर नंबर 6 में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है वो हमारा चैप्टर नंबर 7 आता है, जिसमें हम रेडियो प्रसारण 1970 के दशक से सरकार की नीतियाँ और बैंडविड्थ मामले के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर नंबर 7 में हम रेडियो प्रसारण से लेकर जो भी बातें हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे और सरकार की नीतियों के बारे में भी डिस्कस करेंगे रेडियो प्रसारण को लेकर। तो इसी के साथ ही जो हमारे चैप्टर नंबर 7 है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट करने के बाद जो हमारी यूनिट नंबर थर्ड है वो भी साथ में ही कंप्लीट हो जाएगी। तो थर्ड यूनिट कंप्लीट होने के बाद जो हम हमारी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे हमारी यूनिट नंबर 4, जिसमें हमारे एक ही चैप्टर रहने वाला है, चैप्टर नंबर 8, जिसमें हम सिनेमाई विचलन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर 8 कंप्लीट करने के बाद जो हमारी नेक्स्ट यूनिट आएगी वो आएगी हमारी फिफ्थ यूनिट, जिसमें हमारा एक ही चैप्टर रहने वाला है, चैप्टर नंबर 9, जिसमें हम टेलीविजन और डिजिटल मीडिया का अध्ययन करेंगे। जो टीवी होते हैं, ये जो टेलीविजन होते हैं या डिजिटल मीडिया हो गई, जैसे कि सोशल मीडिया हो गई आपकी, आपके इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह हो गए, तो इन सभी का अध्ययन हम चैप्टर नंबर 9 में और यूनिट नंबर 5 में डिस्कस करेंगे। तो यूनिट नंबर 5 ही हमारे डिस्कस करने के साथ ही जो हमारा मीडिया इन हिस्ट्री सब्जेक्ट का सिलेबस है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमारी टोटल 5 यूनिट ही है, जो कि मैंने आपको एक एक करके बताई है अभी। तो इन सभी यूनिट को हम एक एक करके समझेंगे, एक एक करके
पढ़ेंगे। तो यही था हमारा मीडिया इन हिस्ट्री सब्जेक्ट का सिलेबस। तो चलिए अब हम शुरू कर लेते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट के चैप्टर नंबर फर्स्ट से। तो स्टूडेंट, मैं आपका स्वागत करता हूँ ऑल यूजी कोर्सेज के मीडिया इन हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 के यूनिट नंबर फर्स्ट के इस वीडियो लेक्चर में। तो चलिए इस चैप्टर की हम शुरुआत कर लेते हैं, जो कि हमारा रूप और संदर्भ रहने वाला है। तो स्टूडेंट, क्या आपने कभी सोचा है कि आज हम जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं या मोबाइल ऐप पर स्क्रॉल करते हैं, तो इन सब की शुरुआत कब और कैसे हुई? तो मीडिया हमेशा से सिर्फ सूचना देने का साधन नहीं रहा, बल्कि यह समाज को बदलने वाला, आज़ादी की लड़ाई को ताकत देने वाला और लोकतंत्र को मजबूत करने वाला हथियार भी रहा है। तो चलिए आज हम समझते हैं मीडिया के रूप और उसके संदर्भ। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं, वो सबसे पहले हम एक छोटी सी भूमिका से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटी सी भूमिका देख लेते हैं। भूमिका में हम देखेंगे, इस भाग में बताया गया है कि मीडिया कई रूपों में होता है, जैसे मुद्रित माध्यम, प्रसारण माध्यम और डिजिटल माध्यम। तो मीडिया यानी कि संचार का माध्यम, लेकिन यह सिर्फ सूचना पहुंचाने का तरीका नहीं है। जो भारत का संदर्भ है, भारतीय संदर्भ में मीडिया ने न सिर्फ सूचना पहुंचाने का काम नहीं किया, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन, सामाजिक सुधार और जनमत निर्माण में अहम भूमिका निभाई। तो जो भारत के संदर्भ में हम अगर मीडिया को देखें, तो मीडिया ने आज़ादी की लड़ाई में, सामाजिक सुधार में और राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। हर माध्यम का अपना अलग इतिहास, प्रभाव और उपयोग रहा है। तो स्टूडेंट सोचिए, अगर अखबार ना होते तो क्या आम जनता को पता चलता कि अंग्रेजों की नीतियाँ कितनी शोषणकारी है? अगर कविताएं ना होती तो क्या क्रांतिकारी युवाओं में वही जोश पैदा होता? और अगर रेडियो टेलीविजन ना होते तो क्या संदेश हर गांव तक पहुंच पाता? यानी मीडिया ने सिर्फ जानकारी नहीं दी, इसने लोगों की सोच और समाज की दिशा ही बदल कर रख दी थी। तो ये थी हमारी एक छोटी सी भूमिका। भूमिका के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो हमारा आता है मुद्रित माध्यम। तो अब हम प्रिंट मीडिया के बारे में, या फिर जो हमारा मुद्रित माध्यम है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मुद्रित माध्यम वह है जिसमें सूचना कागज पर छपकर लोगों तक पहुंचती है। तो मीडिया का पहला सबसे बड़ा जो रूप था वो था प्रिंट मीडिया। तो यानी वो साधन जिसमें सूचना कागज पर छपकर जनता तक पहुंचती थी। इसके प्रमुख रूप समाचार पत्र, उपन्यास, पत्रिकाएं, कविता। तो इसमें चार प्रमुख रूप होते थे। पहला हमारा न्यूज़पेपर, समाचार पत्र। दूसरे हमारे नॉवेल्स, उपन्यास। तीसरे हमारे मैगजीन जो हमारी पत्रिकाएं होती है। और फोर्थ हमारी पोइट्री जो हमारी कविताएं थी। तो आइए इन चारों को हम विस्तार से समझ लेते हैं। तो एक एक करके दो चारों को हम विस्तार से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर। सबसे पहले हम इसका इतिहास देख लेते हैं। इतिहास में हम देखेंगे, भारत में पहले अंग्रेजों में, फिर क्षेत्रीय भाषाओं में अखबार शुरू हुए। तो भारत में पहले अंग्रेजी में अखबार निकले और फिर धीरे धीरे क्षेत्रीय भाषाओं में भी अखबार निकलने शुरू हो गए थे। अखबारों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जन जागरण फैलाया। तो ये जो अखबार होते थे वे ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जनता को जागरूक करने लगे। उदाहरण के लिए जैसे बंगाल गजट, अमृत बाजार पत्रिका, केसरी हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया। तो जो बंगाल गजट था वो भारत का पहला अखबार था। और जो अमृत बाजार पत्रिका था, इसमें स्वतंत्रता संग्राम की आवाज के बारे में कहा गया था। और जो केसरी था वो लोकमान्य तिलक का अखबार था, जिसने जनता को संगठित किया था। और द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया था, जो कि बहस और विचार का मंच था। तो समाचार पत्र जनमत बनाने, सरकार की नीतियों पर बहस करने, जनता को संगठित करने का मुख्य साधन बने। तो हम कह सकते हैं कि अखबार ही वो ताकत बने जिनसे जनता संगठित होकर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ी। तो यही था हमारा समाचार पत्र। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा नॉवेल्स को लेकर आता है, हमारे उपन्यास को लेकर आता है। तो उपन्यास में हम देख लेते हैं, उपन्यासों ने सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को कहानी के रूप में लोगों तक पहुंचाया। तो जो उपन्यास थे वे सिर्फ कहानी नहीं थे, बल्कि समाज का आईना भी थे। उन्होंने राष्ट्रीयता, समाज सुधार और महिला शिक्षा जैसे विषय उठाए। तो जो राष्ट्रीयता, महिला शिक्षा और समाज सुधार जैसे जो मुद्दे थे, उनको आम जनता तक उपन्यास के द्वारा पहुंचाया गया। उदाहरण के लिए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ, जिसमें वंदे मातरम जैसे गीत से देशभक्ति का ज्वार उठा। और दूसरे प्रेमचंद्र के उपन्यास, जिसमें किसानों, गरीबों और समाज के दर्द को आवाज दी। यानी जो उपन्यास थे उन्होंने भी जनता में जागृति पैदा की थी। तो ये हमारे नॉवेल्स हो गए, उपन्यास हो गए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है पत्रिकाएं। तो अब हम बात कर लेते हैं पत्रिकाएं के बारे में, मैगजीन्स के बारे में। तो इसमें हम देखेंगे साहित्य, कला, विज्ञान, राजनीति आदि पर केंद्रित मासिक, पाक्षिक या साप्ताहिक रूप से प्रकाशित होती है। तो जो पत्रिकाएं थी वे थोड़ी गहराई से विषयों पर चर्चा करती थी।
साहित्य, कला, विज्ञान, राजनीति सब पर ये होती थी और ये साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक रूप में आती थी। इनका उद्देश्य ज्ञान विश्लेषण और विचार विमर्श होता है, जैसे सारिका, धर्मयुग, इंडिया टुडे। तो उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, जैसे कि सारिका हो गई, धर्मयुग हो गई, इंडिया टुडे हो गई। तो ये पत्रिकाएं समाज में विचार विमर्श का मंच बनी। तो यही थी हमारी पत्रिकाएं, मैगजीन्स। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा कविता का आता है, पोएट्री का आता है। तो पोएट्री में, कविता में हम देख लेते हैं, कविता भावनाओं और विचारों का संक्षिप्त लेकिन असरदार माध्यम रही है। तो कविता हमेशा से ही सबसे प्रभावी माध्यम रही है। स्वतंत्रता संग्राम के में कविताओं ने जोश और प्रेरणा जगाई, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, मैथिली शरण गुप्त। तो जो स्वतंत्रता संग्राम का समय था, उस समय कविताओं ने क्रांतिकारियों के दिल में जोश और प्रेरणा जगाई। उदाहरण के लिए जैसे कि राम प्रसाद बिस्मिल की कविताएं थी और मैथिली शरण गुप्त जी के देशभक्ति की। तो कविता छोटे शब्दों में बड़ा असर डाल देती है और यही उसकी ताकत थी। तो ये तो हमारा कविता हो गई। तो यही हमारे जो चार प्रकार के मैंने आपको मुद्रित माध्यम बता दिए, ये हमारे चार मुद्रित माध्यम थे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है प्रसारण मीडिया का। तो अब हम प्रसारण मीडिया के बारे में बात कर लेते हैं। प्रसारण मीडिया में या प्रसारण माध्यम में हम देखेंगे, यह वह माध्यम है जिसमें सूचना सीधे एक स्रोत से लाखों लोगों तक एक साथ पहुंचती है। तो अब हम बात करते हैं प्रसारण की, उस दौर की जब सूचना सिर्फ छपकर नहीं बल्कि सीधे लाखों लोगों तक पहुंचने लगी। और यही था हमारा ब्रॉडकास्ट मीडिया या फिर हमारी प्रसारण मीडिया। तो इसमें तीन बड़े माध्यम थे, सिनेमा, रेडियो, टेलीविजन। तो आइए इनकी यात्रा को कहानी की तरह समझते हैं। तो चलिए, ये तो हमारे प्रसारण मीडिया हो गए। अब हम एक एक करके सभी को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम सिनेमा देख लेते हैं। सिनेमा में हम देखेंगे 1896 में भारत में पहली बार फिल्म का प्रदर्शन हुआ। तो 1896 में भारत में पहली बार फिल्म का प्रदर्शन हुआ। शुरुआत में फिल्मों ने मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक संदेश, देशभक्ति और सांस्कृतिक एकता का प्रसार किया। तो जो शुरुआत में ये फिल्में मनोरंजन का साधन थी, लेकिन धीरे धीरे जो सिनेमा था वो देशभक्ति और सामाजिक संदेशों का माध्यम बन गया। कालानुसार बदले, पहले मूक फिल्में आई, फिर बोलती फिल्में आई, फिर रंगीन फिल्में आई, फिर आधुनिक मल्टीप्लेक्स और ओटीटी आई। तो आज के जो ओटीटी प्लेटफॉर्म तक ये सिनेमा है, इसने ही समाज की सोच को आकार दिया है। तो यही था हमारा सिनेमा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा रेडियो को लेकर आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं रेडियो के बारे में। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, ये हमारा एक रेडियो है। तो भारत में रेडियो का प्रसारण 1927 में हुआ। तो 1927 का वो समय जब भारत में रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ था। आज़ादी के आंदोलन में समाचार और गीतों के माध्यम से जनता को जागरूक किया। तो आज़ादी की जो लड़ाई थी उसमें रेडियो पर आने वाले समाचार और देशभक्ति गीतों ने जनता को जागरूक किया। 1950 से 70 के दशक में यह घर घर का सबसे भरोसेमंद माध्यम था। तो जो 1950 से 70 का दशक था, उसमें रेडियो हर घर का साथी था। सुबह से शाम तक लोग रेडियो सुनते थे और उससे देश दुनिया की खबरें पाते थे। तो यही था हमारा रेडियो। रेडियो के बाद जो हमारा नेक्स्ट माध्यम आया वो हमारा आया टेलीविजन। तो अब हम बात कर लेते हैं टेलीविजन के बारे में। तो टेलीविजन में हम देख लेते हैं, 1969 में भारत में टीवी प्रसारण शुरू हुआ। 1982 में रंगीन टीवी आया। तो जो 1959 का समय था उसमें भारत में टीवी प्रसारण शुरू हुआ था, और जो 1982 था उसमें हमारे रंगीन टीवी आया था। जो हमारे कलरफुल टीवी होते हैं वे हमारे 1982 में आए थे। पहले केवल सरकारी दूरदर्शन चैनल, बाद में निजी चैनल भी शुरू हुए। तो शुरुआत में केवल दूरदर्शन चैनल था, लेकिन बाद में निजी चैनल भी शुरू हो गए थे। टीवी ने मनोरंजन, शिक्षा और सूचना तीनों में बड़ा योगदान दिया। तो जो टीवी था उसका मनोरंजन, शिक्षा और सूचना इन तीनों में बहुत बड़ा योगदान था। तो यही था हमारा टेलीविजन। टेलीविजन के बाद ये हमारे जो टेलीविजन था, इसी के साथ जो हमारी प्रसारण मीडिया वो भी हमारी कंप्लीट होती है। प्रसारण मीडिया के बाद जो हमारा नेक्स्ट मीडिया आती है वो हमारी आती है डिजिटल मीडिया। तो अब हम बात कर लेते हैं डिजिटल मीडिया यानी कि आज के समय की मीडिया। तो और अब हम जी रहे हैं डिजिटल मीडिया के युग में। तो इंटरनेट आधारित माध्यम, सोशल मीडिया, ऑनलाइन न्यूज पोर्टल, ब्लॉग, पॉडकास्ट, ओटीटी प्लेटफॉर्म, इसमें सूचना तेजी से और वैश्विक स्तर पर फैलती है। तो जो इंटरनेट आधारित माध्यम हो गए, जैसे कि सोशल मीडिया हो गए, इंस्टाग्राम, फेसबुक हो गए, ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल हो गए जैसे कि आज तक वगैरह हो गए, पॉडकास्ट हो गए, ओटीटी प्लेटफॉर्म हो गए। तो इससे जो सूचना है वो तुरंत और वैश्विक स्तर पर फैलती है। तो इसके कुछ लाभ भी है, तुरंत सूचना, दो तरफा संवाद, वैश्विक पहुंच। लेकिन इससे कुछ हमें चुनौतियां भी है इसके सामने। तो चुनौतियां में हम देख लेते हैं, फेक न्यूज़, निजता का उल्लंघन, साइबर अपराध। तो डिजिटल मीडिया ने पूरी दुनिया को एक गांव की तरह जोड़ दिया है। तो ये हमारे डिजिटल मीडिया।
डिजिटल मीडिया के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है एक छोटा सा सारांश। तो ये तो हमने अभी तक हमारी जितनी भी प्रकार की मीडिया थी उसको हमने समझ लिया, उसके रूप और संदर्भ को समझ लिया। अब हम बात कर लेते हैं एक छोटे से सारांश की, पूरे चैप्टर के एक छोटे से निष्कर्ष की। तो सारांश में हम सबसे पहले देखेंगे मीडिया के तीन प्रमुख रूप मुद्रित, प्रसारण और डिजिटल ने भारतीय समाज और राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। तो स्टूडेंट, मीडिया के तीन बड़े रूप प्रिंट, ब्रॉडकास्ट और डिजिटल, इन्होंने भारतीय समाज और राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। इनका प्रभाव केवल सूचना देने तक सीमित नहीं, बल्कि जन जागरण, शिक्षा और लोकतंत्र को मजबूत करने में भी रहा। तो मीडिया ने न केवल सूचना ही नहीं दी, बल्कि जागरण, शिक्षा और लोकतंत्र को भी मजबूत किया। यानी मीडिया सिर्फ माध्यम ही नहीं थी, बल्कि यह समाज को बदलने वाली सबसे बड़ी ताकत भी है। तो यही था हमारा एक छोटा सा सारांश, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारी यूनिट फर्स्ट, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिए है। क्योंकि यूनिट फर्स्ट में हमारा केवल एक ही चैप्टर था, चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे, तो आप सभी हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई डाउट या किसी भी तरह की कोई क्वेरी होती है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे हमारे यूनिट नंबर सेकंड के बारे में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।